टॉपिक सर्जिकल इन्फेक्शंस, उसमें हमने देखा था सबसे पहले कि इन्फेक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, सर्स, सेप्सिस, फियर सेप्सिस, सेप्टिक शॉक और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम क्या होता है। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन की डेफिनेशन हमने देखी थी, उसकी हमने क्लासिफिकेशन की थी, रिस्क फैक्टर्स देखे थे, फिर हमने डिस्कस किया था जो हमारा क्लीन कंटामिनेटेड डर्टी को। उसके बाद एसेप्सिस स्वेरिटी को देखा था उनकी कि एसेप्सिस स्कोरिंग सिस्टम होता है और साउथहैम्पटन स्कोरिंग सिस्टम होता है। उसके बाद हमने देखा था मेजर और माइनर एसएसआईज क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि जो है ना सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन की बेसिस पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी करते हैं। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस के हमें कैसे पता चलेगा, मतलब हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस को हम कैसे करेंगे। वो जो जहाँ पे पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है ना, उसको हम रोज़ाना एग्जामिन करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कोई रेडनेस तो नहीं हो रही, कोई पस तो नहीं आ रहा, कोई सिस्टेमिक साइंस तो नहीं आ रहे पेशेंट को। उसकी जो है हम सीबीसी करवाएंगे, उसमें ब्लड डब्ल्यूबीसीज का हम लेवल चेक करते रहेंगे। फिर हम जो है वो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जो है उससे हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर जो है वूंड को हमें लग रहा है कि वूंड के अंदर टेंशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, और पस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि सूचर जो है उनको जल्दी से हमने रिमूव करना है और उस जगह को साफ़ करना है, इरीगेट करना है सलाइन सॉल्यूशन के साथ, और फिर वो जो पस हमें मिली है उसको हमने कल्चर के लिए भेज देना है और फिर एंटीबायोटिक्स को हमने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा सारा होता है कि हमने उसका कैसे ख्याल रखना है, कैसे देखना है, और जब हमें लगे कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हमने क्या करना है। ठीक है, अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारा मेजर मकसद क्या है कि सर्जरी के अंदर कि आपके पास एक पेशेंट है, आपने उसका कैसे ख्याल रखना है, कैसे आपने उसको सर्जिकल साइड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। आपको जब नॉलेज होगा कि वो सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस होते क्या हैं, आपको जब ये पता होगा कि स्कोर कैसे करते हैं, आपको ये पता होगा मेजर माइनर क्या होते हैं, आपको ये पता होगा क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, आपको ये पता होगा कि अब ये सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस हो गए हैं, अब आपने उनको प्रिवेंट कैसे करना है। तो वो जो हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे ना कि प्री ऑपरेटिव में ये मसला था, इंट्रा ऑपरेटिव में ये मसला था, पोस्ट ऑपरेटिव में, उन सबको हमने ठीक कर देना है, तो हमारे सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या, प्रिवेंशन इज़ अ की टू रिड्यूस दीज। ठीक है, क्योंकि अगर एक दफ़ा हो जाए तो फिर मसला है। ठीक है, तो इससे अच्छा हम प्रिवेंट कर सकें, प्री ऑपरेटिव मेजर्स, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स लें। ठीक है, प्री ऑपरेटिव मेजर्स क्या है। अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है और जी उसको किसी बॉडी के किसी हिस्से में इन्फेक्शन है, तो क्या आप उसे कहोगे आओ सर्जरी करूँ तुम्हारे? नहीं, आपने सबसे पहले देखना है कि उसकी बॉडी में किसी भी जगह पे कोई ऑपरेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है रिमोट साइड पे। ठीक है, सबसे पहले आपने उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। लाइक उसको कान का इन्फेक्शन है तो आप सर्जरी करना शुरू कर दें, नहीं, सबसे पहले उस इन्फेक्शन को ट्रीट करोगे फिर सर्जरी करोगे। ठीक है, पेशेंट को कहना है कल आपका ऑपरेशन है, आपने अच्छे से जो है एंटीसेप्टिक एजेंट से अपना जो है ना सारा बॉडी वॉश करके आनी है, शॉवर लेके आना है। ठीक है, अब हम पेशेंट को कहेंगे कि आपकी 1 महीने बाद हम सर्जरी करेंगे। अगर वो स्मोकर है, प्लीज़ अपनी स्मोकिंग छोड़ के आएँ। 1 महीना कोई स्मोकिंग आपने नहीं करनी। ठीक है, अगर उसकी कोलोरेक्टल सर्जरी है तो बाउल को प्रिपेयर करेंगे। अगर वो डायबिटिक है तो उसकी अच्छी सी ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखेंगे। अगर उसको जो है वो उसके बॉडी में कोई इन्फेक्शन था तो मर्सा की ज़रूर स्क्रीनिंग कर लेनी है आपने। जिस जगह पे उसका ऑपरेशन होना है उस ऑपरेशन थिएटर को अच्छे से आपने साफ़ रखना है, उसकी वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए और उसकी सफाई होनी चाहिए, फिर आप ऑपरेशन स्टार्ट करो। तो क्या क्या चीज़ें हैं, ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, बाउल प्रिपरेशन इन केस ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरी, मर्सा स्क्रीनिंग, इन्फेक्शन को रूल आउट करना है, पेशेंट को कहना है नहा के आओ अच्छे तरीके से, स्मोकिंग को ख़त्म करवाना है, ऑपरेशन थिएटर को प्यारा सा बनाना है। फिर जी आपका पेशेंट आपके पास आ गया सामने, अब आपने उसकी सर्जरी करनी है। तो जैसे कि आपने पहले कहा कि आपने पेशेंट को कहना है कि जिस जगह की आपकी सर्जरी होनी है उसमें आपने कोई बाल वगैरह सफाई नहीं करके आनी कि डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेंगे तो पता नहीं वो समझेंगे इतने हेयर यू मैन। ठीक है, तो आपने नहीं करने, हम खुद ही कर लेंगे ऑपरेशन से इमिडिएटली बिफोर सर्जरी कर लेंगे। इलेक्ट्रिक क्लिपर्स होते हैं, उसके थ्रू हम रेज़र
हम कर लेंगे, ठीक है। रेज़र से नहीं करना क्योंकि उसकी वजह से ना ज़्यादा मसला होता है, बैक्टीरिया अच्छे से अंदर आते हैं। इलेक्ट्रिक क्लिपर्स के थ्रू हम कर लेते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन भी आपने उसका टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रखना है, आपने उसका ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मल रखना है। फिर आपने जिस जगह पे सर्जरी करनी है वहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अच्छे से सफाई करनी है उस जगह की। आपके पास आपने कोई गंदे नेल नहीं रखने, मतलब अपने नेल्स काट के आने हैं डॉक्टर ने, और इसके अलावा आर्टिफिशियल नेल्स भी नहीं पहनने। फिर आपने क्या करना है, जो हम करते होते हैं स्क्रबिंग करते हैं अच्छे से 2 से 5 मिनट की, अच्छे से एंटीसेप्टिक से हैंड्स को, फोर आर्म्स को, एल्बोज़ तक आपने जो आप स्क्रबिंग करते होगे अगर आपने सर्जरी वार्ड अटेंड किया है तो स्क्रबिंग करते हैं। उसी तरह मर्सा स्क्रीनिंग कर लेनी है। प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पीछे हमने एक टेबल पढ़ा था क्लीन कंटेमिनेटेड वाला, तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स नहीं देते फिर इन्फेक्शन का रिस्क कितना ज़्यादा होता है। प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स जो है वो आपने ज़रूर देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी जो स्टाफ होगा उसको कहना है अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने पहनना है, स्टेराइल गाउन और ग्लव्स आपने पहनने हैं, सर्जिकल मास्क जो है वो अच्छा सा पहनना है, आपके माउथ को, नोज़ को कवर करे। इंस्ट्रूमेंट्स आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। स्किन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्लोरहेक्सिडीन, पोविडोन, आयोडीन से एंटीसेप्टिक्स जो हैं उनको यूज़ करना है। ऑपरेटिंग रूम जो है उसके दरवाज़े बंद करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने, अगर आपको लग रहा है कि आपने जो स्क्रब पहना हुआ है वो गंदा हो गया है तो आपने उसको साफ़ करके आना है या चेंज करके आना है। आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वो भी स्टेराइज होने चाहिए, ठीक है। टिश्यूज़ को हैंडल जो है जेंटली करना है, फॉरेन बॉडीज़ वगैरह को आपने वहाँ से हटा देना है। तो ये सारी आपकी चीज़ें जो आपने इंट्रो ऑपरेटिवली जो है प्रिवेंशन के लिए यूज़ करनी है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स आप क्या लोगे कि जब आपने सर्जरी कर लिया है तो आपने क्या करना है कि वह जहाँ जो ड्रेसिंग है वो स्टेराइल होनी चाहिए और स्टिचेस जो है वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, साफ़ सुथरे। और ड्रेन्स आपने अगर प्लेस किए हैं उनको अर्ली रिमूव करना है। यूरिनरी कैथेटर अगर पेशेंट को लगाया हुआ है अर्ली रिमूव करना है ताकि उससे इन्फेक्शन ना हो जाए। उसकी न्यूट्रिशन का पेशेंट का ख्याल रखना है। उसको कहना है, एक तो सर्जरी से पहले भी आपको 1 महीना स्मोकिंग छुड़वाई थी, अब आपने स्मोकिंग नहीं करनी क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला है क्वेश्चन टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं जस्ट गो थ्रू करूँगी क्योंकि इसको MCQs के लिए जस्ट रीड करना है, ठीक है। अब हमारी जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हमें यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्गेनिज़म कौन सा है और उसको कौन सी ड्रग सूट करेगी, ठीक है। अगर इन्फेक्शन है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे होंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसकी माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, कल्चर कर लेंगे, टेस्ट करवा लेंगे, हमें पता चल जाएगा ये बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले हमने चीपेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग जो है उसको हमने यूज़ करना है या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो है वो यूज़ करने हैं। फिर हमने क्या करना है, जब हमने ड्रग स्टार्ट कर देनी है उसके बाद हमने मोनिटरिंग करनी है कि जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं क्या उससे फ़ायदा हो रहा है। अगर जो है हम, हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट की हुई थी और हमने कल्चर किया तो वो ऑर्गेनिज़म कोई और आ गया, हमारे जो हमने सोचा हुआ था वो नहीं था, फिर हम जो है वो अपनी थेरेपी चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर जिस एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस हो रही है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर लेना है। अगर इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। ट्रिपल रेजिमेन जो है उसको हम स्टार्ट कर देंगे जिसमें वी हैव द एम्पीसिलिन, मेट्रोनाइडाजोल और जेंटामाइसिन। अभी हमारे पास कल्चर नहीं आया तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम शुरू कर देंगे ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो मर जाए। अगर सीरियस इन्फेक्शन है तो उस केस में हमारी ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी काम नहीं करेगी, हमें IV एंटीबायोटिक्स प्रेफर करने चाहिए, ठीक है। अगर एक आपके पास ऐसी दवाई है जो सस्ती है और एक महंगी है और दोनों एक जैसी हैं, मतलब दोनों का काम एक जैसा है, तो आप चीपेस्ट को जो है ना प्रेफर करोगे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर लंग एब्सेस बनी हुई है तो एंटीबायोटिक्स को हमने यूज़ नहीं करना। ऑब्वियसली हम एंटीबायोटिक्स देते रहेंगे, वो एब्सेस जो है वो तो वहीं रहेगी, वो तो एंटीबायोटिक्स से ख़त्म नहीं होने वाली। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी CN ड्रेनेज करोगे एब्सेस की,
फिर आप जो है वो एंटीबायोटिक स्टार्ट करोगे। ठीक है। उसके बाद प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स जो है वो आप देते हो जब आप एनेस्थीसिया दे रहे होते हो ना उस टाइम। उसके बाद वो कहते हैं कि क्यों हमारी जो है एंटीबायोटिक का रिस्पॉन्स कभी कभार नहीं आता। वो कहते हैं फेलियर टू ड्रेन द पस, एक्साइज द नेक्रोटिक टिश्यू, रिमूव द फॉरेन बॉडी। क्या आपने पस ही ड्रेन नहीं की, आपने नेक्रोटिक टिश्यू को ही निकाला, आपने फॉरेन बॉडी को नहीं निकाला, तो वो इन्फेक्शन तो उधर ही रहेगा ना। आप जितनी मर्जी एंटीबायोटिक दे दो, आप ड्रग तो दे रहे हो लेकिन वो वहाँ पर पहुँच ही नहीं है उस जगह पे जहाँ पे उसको काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्कीमिक लिम्ब है, तो इस्कीमिया हुआ है लिम्ब का, वहाँ पे तो आर्टीरियल सप्लाई नहीं जा रही, आप उधर से ड्रग देते जा रहे हो और उधर से वो ड्रग उधर पहुँच ही नहीं रही जहाँ पे उसने काम करना है। ठीक है। इसके अलावा ये है कि क्यों एंटीबायोटिक थेरेपी का काम नहीं होता, कि आपने किसी ई कोलाई को मारना था तो आप कोई और ड्रग दे रहे हो जो कि ई कोलाई को मार ही नहीं रही, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक आपका यूज़ नहीं है, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है, या आपने डोजेज एडजस्ट करके नहीं दी। ठीक है। तो वाई द एंटीबायोटिक थेरेपी फेल्स, या तो आपने पस ट्रेन नहीं की, आपने नेक्रोटिक टिश्यू डिब्राइड नहीं किया, आपने जो है वो फॉरेन बॉडी को रिमूव नहीं किया, आप ड्रग देते जा रहे हो, ड्रग की रेजिस्टेंस हो चुकी है, ड्रग की डोजेज सही नहीं है, ड्रग उस जगह पे पहुंच ही नहीं रही इस्कीमिया की वजह से, और ऑर्गेनिज्म भी वो नहीं था। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जो है वो डिपेंड करती है कि हमारा वो पर्सन क्या रिस्पॉन्स कर रहा है और लैब टेस्ट क्या है। ज़्यादातर जो है रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है हमारी ड्रग थेरेपी का 48 आवर्स के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो हम कंटिन्यू करते हैं वो 5 से 10 दिन का होता है। डोजेज जो है वो हम डिपेंड करता है कि पेशेंट को कोई लिवर या रीनल डिजीज़ तो नहीं है, उसके मुताबिक हम एडजस्ट करते हैं। फिर प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स जो कि हम जो है देते हैं इन क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड्स। ठीक है। उसको कहते हैं, जो वो होती हैं प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। अब क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड्स मैंने आपको बताया था कि क्या होती हैं, उन केसेस में हम प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। बाकी दोनों जो उनमें हम थेराप्यूटिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम सिंगल डोज जो है वो दे सकते हैं, ये नहीं है हमने मल्टीपल डोज लेनी है। और लेकिन अगर हमारा प्रोसीजर प्रोलॉन्ग हो गया है और एक्सेसिव ब्लड लॉस है तो इस केस में हम सेकेंड डोज भी दे देते हैं। फिर इसको हमने डिसिसिव पीरियड में देना है। डिसिसिव पीरियड क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। तो इन जो क्लीन केसेस हैं उनमें आपने देना है। ठीक है। जिसमें फॉरेन बॉडी है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है, क्लीन कंटामिनेट केसेस हैं, उन सब में आपने देना है। और इनका जो है ये है कि आपने जब एनेस्थीसिया दिया उसके इंडक्शन के वक्त आप इसको दोगे या 30 to 60 मिनट्स बिफोर सर्जरी दोगे, और जैसे ही आपकी सर्जरी ख़त्म हुई है उसके 24 घंटे अंदर अंदर अपने प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स ख़त्म कर देनी है देनी। ठीक है। इसका काम ये है, रैशनल ये है कि आपने इंसियन के टाइम पे मैक्सिमम एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन बॉडी में होनी चाहिए ताकि आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। फिर वो कहते हैं व्हाट इज़ डिसिसिव पीरियड, ये मैंने नीचे इसका बनाया हुआ है। डिसिसिव पीरियड जो है ना, इस दौरान आपने जो है ना एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं प्रोफिलैक्टिकली। ठीक है। कहानी ये है कि आपने अभी सर्जरी करने के लिए इंसियन दिया। ठीक है। उसके 4 घंटे के अंदर ना, 4 घंटे बाद जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, ह्यूमरल सेलुलर प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है। डिफेंस वाला। तो ये जो टाइम होता है ना बिटवीन द ब्रीच इन द बॉडी, जब आपने सर्जिकल इंसिजन दिया है, एंड एक्यूट इन्फ्लेमेटरी ह्यूमरल सेल प्रोसेस टू टेक प्लेस, ये जो 4 घंटे का पीरियड होता है, इस पीरियड को कहते हैं डिसिसिव पीरियड। ठीक है। एंड इट इज़ द टाइम वेयर द इन्वेडिंग बैक्टीरिया हैव मैक्सिमम चांस टू अटैक द टिश्यू। तो इस दौरान आपने क्या करना है, क्योंकि इस दौरान ही बैक्टीरिया जो है वो
टिश्यू को अटैक कर रहे होते हैं। तो आपने प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स इस दौरान देनी है ताकि बैक्टीरिया जो है वो अटैक ना कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियड ये आपने याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना। सो साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। स्टेप्स टू अवॉइड सच इन्फेक्शंस क्या हैं, मैंने आपको बताया। प्री ऑपरेटिवली आप क्या कर सकते हो, इंट्रा ऑपरेटिवली क्या कर सकते हो, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या कर सकते हो। प्री ऑपरेटिवली आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट ऑल इन्फेक्शंस रिमोट टू सर्जिकल साइट। फिर पेशेंट को सॉल्वेंट देना है एंटीसेप्टिक का, अ नाइट बिफोर ऑपरेटिव डे। टोबैकोसिजेशन करनी है, मर्सा स्क्रीनिंग करनी है, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर का एडिक्वेट डिज़ाइन होना चाहिए। इंटर ऑपरेटिव क्या है, इमीडिएटली बिफोर ऑपरेशन आपने रिमूव करने हैं हेयर विद द इलेक्ट्रिक क्लिपर्स। फिर आपने नॉर्मल ग्लूकोज मेंटेन करना है, टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। प्री ऑपरेटिव सर्जिकल स्क्रब करना है 2 to 5 मिनट्स का। उसके बाद आपने जो है वो स्किन प्रिपरेशन अच्छी सी करनी है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। सर्जिकल मास्क वेयर करना है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। टिश्यूज़ को जेंटली आपने जो है हैंडल करना है। उसके बाद जो है आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है स्टाफ ने यूज़ करने हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करोगे, यूज़ स्टेराइल द ड्रेसिंग, अर्ली रिमूवल ऑफ द ड्रेन, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड अवॉइड स्मोकिंग, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स एंड फॉलो अप। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है सारा होता है कि आप किस तरह से इनको प्रिवेंट करोगे। उसके बाद वो कहते हैं इन सर्जिकल प्रैक्टिस वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू अवॉइड द वुंड इन्फेक्शन। क्लासीफाई द वुंड्स अकॉर्डिंग टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो हमने देख लिया कि क्लीन हो सकता है, क्लीन कंटेमिनेटेड हो सकता है, कंटेमिनेटेड हो सकता है, डर्टी हो सकता है। क्लीन जो क्लास 1 है उसमें क्या होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट्स जो हैं वो ब्रीच नहीं होते और जीआईटी ट्रैक्ट्स भी ब्रीच नहीं होते। फॉर एग्जांपल हर्नियोरेफी, ठीक है, और इन्फेक्शन का रिस्क कितना है, 2% से कम। क्लीन कंटेमिनेटेड में क्या होगा कि जिसमें रेस्पिरेटरी जीआईटी और जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट्स और ब्रीच होते हैं और मिनिमम स्लिप स्पिलेज होती है। फॉर एग्जांपल रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस ऑफ गट व्हेन देयर इज़ नो परफोरेशन। तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क क्या होता है, 6 to 9%। फिर कंटेमिनेटेड है जिसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है लेकिन उसमें पस नहीं होती, विजिबल कंटेमिनेशन होती है वूंड की, ग्रॉस स्पिलेज होता है फॉर एग्जांपल, और कंपाउंड ओपन इंजरीज जो हैं वो 4 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ऑपरेट होते हैं। तो इन्फेक्शन रिस्क कितना होगा, 13 to 20%। फिर डर्टी होगा क्लास 4 जिसमें वूंड जो है उसमें पस आ जाती है और इसके अलावा जो है वो ओपन इंजरीज होती हैं मोर देन 4 आवर्स की। तो इसमें इन्फेक्शन रेट कितना होगा, 40%। Give examples of each type of wound as well as risk of infection with or without antibiotic prophylaxis। ठीक है, तो ये हमारा है, इसमें आपने एग्जांपल देनी है इस टाइप की। क्लीन की मैंने आपको बताई है हर्नियोरेफी, क्लीन कंटेमिनेटेड की है रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस ऑफ गट व्हेन देयर इज़ नो परफोरेशन। ठीक है, तो ये क्लीन कंटेमिनेटेड होती है। कंटेमिनेटेड क्या होती है, फॉर एग्जांपल जो है आपकी कंपाउंड ओपन इंजरीज ऑपरेटेड विद इन 4 आवर्स, और जो डर्टी है उसमें ऑपरेटेड मोर देन 4 आवर्स। प्रीवियसली परफोरेटेड हॉलो विस्कस जो होता है वो डर्टी में होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर मैं बताऊँ आपको कि एग्जांपल्स क्या हैं क्लीन की, वास्कुलर प्रोसीजर्स जो होते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स, एंडोक्राइन प्रोसीजर्स, आई सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स, पिनाइल प्रोस्थेसिस, इसके अलावा स्किन की जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं ये सारी क्लीन होती हैं। क्लीन कंटेमिनेटेड में वो आ जाती हैं जो थोरेसिक प्रोसीजर्स, जीआईटी प्रोसीजर्स, ईयर सर्जरी, जिसमें एक्चुअली ये सारे ट्रैक्स जो हैं गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स वो सारे होते हैं, ब्रीच होते हैं। ठीक है, कंटेमिनेटेड में ग्रॉस स्पिलेज होगी, फ्रेश एक्सीडेंट वूंड जो होगा वो कंटेमिनेटेड में होगा, और डर्टी इन्फेक्टेड में क्या होगा, जिसमें एब्सेस बन गई हुई है और इन्फेक्टेड वूंड है, सही गंदी वूंड है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स दैट डिटरमिन वेदर अ वूंड विल गेट इन्फेक्टेड और नॉट। इसमें क्या है, जनरल में आ जाता है मैलन्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक डिजीज़ है लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, इम्यूनोसप्रेशन लाइक स्टेरॉइड्स, कीमोथेरेपी एक्सेट्रा। लोकल में क्या है कि उस जगह की परफ्यूजन ख़राब है, लाइक शॉक के केस में, इस्कीमिया के केस में, या कॉलोनाइजेशन इन जीआईटी है, फॉरेन बॉडी मटीरियल है, पुअर सर्जिकल टेक्निक एट द साइट है, या माइक्रोबियोलॉजिकल कंटेमिनेशन है। उसके बाद है कि वेदर द वूंड विल गेट इन्फेक्टेड और नॉट। इसमें 5 तरह की चीज़ें आपने लिखनी है। पहले मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, 5 तरह की चीज़ें आपने लिखनी है। होस्ट रिस्पॉन्स, दूसरा क्या है
कि मतलब ना कौन से फैक्टर जिससे पता चलेगा कि इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, होस्ट रिस्पॉन्स क्या है। दूसरा, वो जो इन्फेक्टिव एजेंट है जिसने उस होस्ट के ऊपर अटैक किया है उसकी विरुलेंस क्या है, ठीक है। तीसरा क्या है, जो टिशू है जिसके ऊपर वूंड हुई है उसकी वैस्कुलरिटी और हेल्थ कैसी है। और प्रेजेंस ऑफ डेड और फॉरेन टिशू तो नहीं है, डेड टिशू तो नहीं है। और पांचवी चीज़ के एंटीबायोटिक्स हमने डिसेसिव पीरियड में दिए हैं कि नहीं, वो मैंने आपको बताया था कौन सा होता है। तो 5 चीज़ें क्या हैं, होस्ट फैक्टर्स, वो जो इन्फेक्टिव एजेंट है उसकी विरुलेंस, वो टिशू जो है वो डेड है या जो है वो हेल्दी, उसकी हेल्थ क्या है, उसकी वैस्कुलरिटी क्या है, वहाँ पे कोई फॉरेन जो डेड टिशू तो नहीं है, और एंटीबायोटिक्स जो है उसकी प्रेजेंस है डिसेसिव पीरियड में या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको डिटर्मिन करेंगी कि वेदर द वूंड विल गेट इन्फेक्टेड और नॉट, ठीक है। अब इन्फेक्टेड वूंड जो है, ये जो अपेंडेक्टमी के बाद बन गई हुई है, इसको आप कैसे ट्रीट करोगे। सबसे पहले जनरल केयर करोगे वूंड की, उसके जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करोगे, सूचर्स जो हैं उनको उतारोगे, ऊपर से रिमूव करोगे, आईवी लाइन दोगे, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस मेंटेन करोगे, दर्द है तो उसके लिए एनाल्जेसिया दोगे, एनाल्जेसिक्स। और फिर हम डिब्राइडमेंट करेंगे वूंड की, फिर उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनाइडाजोल, डेली एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग्स करेंगे विद आयोडीन इन अल्कोहल, और फिजियोथेरेपी करेंगे। इस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये है कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमने देख लिए हैं। प्री ऑपरेटिव मेजर शुड बी टेकन टू मिनिमाइज, तो वो आपने बता देने हैं। ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट, उसके बाद जो है स्मोकिंग, एडवांस स्टेज, डायबिटीज़, मेलन्यूट्रिशन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रेजेंस ऑफ ड्रेन्स, वो जो आपने बताना है मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है। ऑपरेटिव रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, इनएडिक्वेट यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक्स, प्री ऑपरेटिव शेविंग, इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, वो रूम वेंटिलेशन सही नहीं थी, स्टरलाइजेशन जो है वो सही नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की, प्रोलॉन्ग्ड स्टे था प्री ऑपरेटिवली, और इन्फेक्शन रिमोट साइड पे था, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, सर्जरी टेक्निक फॉरेन मटेरियल था वहाँ पे, पुअर सर्जिकल टेक्निक्स, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। प्री ऑपरेटिव मेजर्स टू अवॉइड एसएसआई, वो आपने बता देने हैं कि जो है ना प्री ऑपरेटिव वाले वो जो 6 चीज़ें थी कि रिमोट सर्जिकल साइट के इन्फेक्शन साफ़ करना है, उसको कह रहे हैं नहा के आओ, स्मोकिंग नहीं करनी, मरसा स्क्रीनिंग करनी है, गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, और एडिक्वेट डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। स्कोरिंग सिस्टम जो है वो हमने कौन से इस्तेमाल करते हैं, इसमें वी हैव 2, ठीक है, जिसमें वी हैव द ए सेप्सिस इन विच वी हैव एडिशनल ट्रीटमेंट, जिसमें एंटीबायोटिक का यूज़ है, और ड्रेनेज ऑफ पस अंडर लोकल एनेस्थीसिया एंड अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। इन सबको हम जो है ना यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक को 10 स्कोर देते हैं अगर है, अदरवाइज़ 0, ठीक है। ड्रेनेज ऑफ पस अंदर लोकल एनेस्थीसिया में 5 स्कोर देते हैं, अदरवाइज़ 0, और बाकी अंदर जनरल एनेस्थीसिया जो ड्रेनेज ऑफ पस करते हैं उसको 10 देते हैं, अदरवाइज़ 0, ठीक है। बाकी सीरियस डिस्चार्ज, रिदमा, ई फॉर एरिदमा, पी फॉर पस है, ठीक है। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू है, फिर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया है, और स्टे इन पेशेंट ओवर 14 डेज़, तो वो सारा हम प्लान करके टोटल स्कोर बनाते हैं। अगर 0 to 10 है तो सेटिस्फैक्ट्री हीलिंग, अगर 11 to 20 है तो डिस्टर्बेंस ऑफ हीलिंग, अगर 20 to 30 है तो माइनर, 31 to 40 है मॉडरेट, और 40 से ज़्यादा है तो सीवियर वुंड इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा वुंड स्कोरिंग सिस्टम क्या है, साउथहैम्पटन, जिसमें 0 1 2 3 4 5 है। पहले नॉर्मल हीलिंग है, फिर रेडनेस है, फिर इन्फ्लेमेशन है, फिर पस है, सॉरी सीरियस डिस्चार्ज है, फिर पस है, और फिर वहाँ से हीमाटोमा बन गया है, ठीक है। तो ए सेप्सिस है, और साउथहैम्पटन वुंड स्कोरिंग सिस्टम है। डिफाइन सर्जिकल साइड इन्फेक्शन हमने पढ़ लिया कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई वहाँ पे इम्प्लांट नहीं था तो उसके अंदर हो गया तो उसको कहेंगे, यहाँ पर अगर इम्प्लांट है तो 1 ईयर के अंदर अंदर इन्फेक्शन साइट ऑफ सर्जरी पे होता है तो उसको सर्जिकल साइड इन्फेक्शन कहते हैं। कौन से वेज होते हैं जिनसे हम अवॉइड कर सकते हैं, हमने बता देना है। प्री ऑपरेटिव क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव मेजर्स जो है वो कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद अपेंडेक्टमी हुई है, 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे पे उसको वुंड इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या होगा, कौन सा इन्फेक्शन होगा, अपेंडेक्टमी हुई है ना, जीआईटी जो है वो खुल गई है, तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन में हम करेंगे इसको, क्लीन कंटेमिनेटेड, ठीक है। क्लीन में जो है वो ये इसको ब्रीच नहीं करते ना, इसमें ब्रीच हो गई है, तो उसके बाद क्लासीफाई द सर्जिकल वुंड्स एंड गिव एग्जांपल, तो वो आपने दे देनी है बाकी सारी जो है एग्जांपल्स के साथ।
अब ये 4th ऑपरेटिव डे है और परफोरेटेड अपेंडिक्स है। 30 ईयर्स ओल्ड मैन जो है उसको इंक्रीजिंग पेन है, वहाँ पर साइड पे रेडनेस स्वेलिंग आपको मिल गई है। उसके बाद द डॉक्टर फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ सस्पेक्ट डायग्नोज, तो क्या करेंगे, जितनी भी बैंडेजेस हैं उनको रिमूव करेंगे, वुंड साइड को देखेंगे, जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे। उसके बाद कोई रेडनेस, एडिमा, डिस्चार्ज और पस उनको नोट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कल्चर के लिए भेज देंगे और उसके लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देंगे। वुंड को इरीगेट करेंगे नॉर्मल सलाइन से, अगर पस है तो उसको ड्रेन करेंगे, सूचर्स हैं तो उनको रिमूव करेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, वूंड को एंटीसेप्टिक सोप के साथ नॉर्मल सलाइन के साथ सफाई करेंगे, वूंड का एस्पायरेट करेंगे, रेगुलर ड्रेसिंग करेंगे, लार्जर डिफेक्ट के लिए वैक्यूम असिस्टिंग क्लोयर करेंगे और इस फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। अब इसमें भी देखें 4th ऑपरेटिव डे है, पोस्ट ऑपरेटिव डायबिटिक है, उसको इंक्रीजिंग पेन है, तो इमीडिएट स्टेप क्या होगा कि वुंड साइड को एग्जामिन करेंगे, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे, एरिथमा, डिस्चार्ज, पस को नोट करेंगे, उसको इरिगेट करेंगे नॉर्मल सलाइन से, अगर पस है उसको ड्रेन करेंगे और पस को कल्चर के लिए भेज देंगे और आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक्स कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड सेंसिटिविटी, एनाल्जेसिया देंगे, डेली वुंड एग्जामिनेशन और वॉश करेंगे, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे क्योंकि ये डायबिटिक है और उसकी इम्यूनिटी अच्छी करेंगे। उसके बाद क्लासिफाई द वुंड ऑन द बेसिस ऑफ ये हमने कर लिया है। पेशेंट को राइट हमें कलेक्टमी में कार्सिनोमा ऑफ सीकम के लिए, अब उसको जो है टेम्परेचर हो रहा है तो रेडनेस एंड ड्यूरेशन है, तो पॉसिबल कॉज क्या होगा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्टेफोडियस और ई कोलाई और एनारोब्स। हाउ टू अवॉइड ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट से हम बाकी करते हैं।